हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री। और दोस्तों देख लेते हैं, आप लोगों का 8 मार्च को पेपर होना है केमिस्ट्री का दोस्तों। तो दोस्तों 12th क्लास की केमिस्ट्री है, 8 मार्च को आप लोगों को पेपर देना है। दोस्तों ये जो आप लोगों का पेपर होना है उसी का दोस्तों ये क्या है, वायरल पेपर है 2025 सेशन का। दोस्तों इसका संकेतांक भी दिया गया है 347 और दोस्तों ब्रैकेट में AS। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इस केमिस्ट्री के वायरल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन दोस्तों दिए गए हैं। और आप लोग इस पेपर को दोस्तों, जो भी ये वीडियो है, इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखें और इनमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें। दोस्तों इस पेपर से आप लोगों के यूपी बोर्ड का जो एग्जाम होना है दोस्तों 8 मार्च को, उसमें से दोस्तों जो 70 नंबर का पेपर होता है, क्योंकि दोस्तों 30 नंबर के तो प्रैक्टिकल में मिलते हैं, और जो दोस्तों 70 नंबर का पेपर होता है उस 70 में से कम दोस्तों 60 प्लस के क्वेश्चन इसी पेपर से फंसने वाले हैं, इसी पेपर से आने वाले हैं। तो दोस्तों इस जो भी इस पेपर में क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुल तरीके से दोस्तों वॉच करिए। आइए देख लेते हैं कौन कौन से दोस्तों क्वेश्चन रखे गए। इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही दोस्तों मेहनत से बनाया गया है ये। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन कह रहा कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर हमें उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो दोस्तों कह रहा है कि विशिष्ट चालकता की इकाई बताइए। दोस्तों क्या कह रहा है कि विशिष्ट चालकता की इकाई बताइए। तो फ्रेंड्स हमें इसका क्या करना है, विशिष्ट चालकता की इकाई बतानी है। तो दोस्तों इसकी इकाई कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, यानी विशिष्ट दोस्तों जो प्रतिरोधकता होती है उसे कैसे लिखते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों रो का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो दोस्तों विशिष्ट चालकता को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, यानी 1/रो से। तो दोस्तों अब हमें देख लेना है कि यहाँ पर इसका मात्रक यानी इसकी इकाई क्या बन रही है। तो फ्रेंड्स इसकी जो इकाई होती है वो है दोस्तों सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स। दोस्तों क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर का दोस्तों जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड नंबर, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विलयन अणुशंख गुणधर्म नहीं है। दोस्तों क्या है, अणुशंख, यानी कौन सा ऐसा विलयन है जो अणुशंख गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं परासरण दाब ये तो अणुशंख प्रदर्शित करता है, वाष्प दाब ये भी करता है, हिमांक में अवनमन ये भी करता है। लेकिन दोस्तों केवल कौन नहीं करता है, केवल पृष्ठ तनाव ऐसा है जो ये उस क्रिया को संपन्न नहीं करता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर खा नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर, यानी कि पृष्ठ तनाव। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर गा। गा में दोस्तों क्या दिया गया है प्रश्न, कह रहा है कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता। दोस्तों क्या है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता। तो दोस्तों तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होता है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब हम किसी तार की दोस्तों क्या करते हैं, तनुता बढ़ा देते हैं, यानी उसकी तन्यता को बढ़ा देते हैं। तन्यता मीन्स दोस्तों होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। जब हम लोग उसके बढ़ा देते हैं तो उसकी चालकता क्या हो जाती है, उसकी चालकता जो है वो दोस्तों क्या होती है, घटती है। उसकी चालकता क्या हो जाती है, उसकी चालकता जो है वो दोस्तों डिक्रीज होती है, घट जाती है। तो क्वेश्चन नंबर गा का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, यानी घटती है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर घा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर घा क्या कह रहा है, आइए हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि 180 ग्राम जल में, दोस्तों क्या है, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या होगी। तो दोस्तों क्या है, 180 ग्राम जल में हमें क्या निकालना है, मोलों की संख्या निकालनी है। तो दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है, तो दोस्तों होता है 18 ग्राम, दोस्तों क्या है, 18 ग्राम दोस्तों प्रति मोल। ये होता है इसका फार्मूला, दोस्तों क्या होता है, 18 ग्राम प्रति मोल। तो दोस्तों अब इसका हम लोग आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया भाई, 180 दिया गया है, तो दोस्तों 180 ऊपर रख देंगे और 18 नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 10। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं 10 कौन से ऑप्शन नंबर पर दिया गया है, तो दोस्तों 10 दिया गया चौथे नंबर पर। तो क्वेश्चन नंबर घा का दोस्तों चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अड़ा क्या कह रहा है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। कह रहा है फ्रेंड्स RX तथा NaI की अभिक्रिया का नाम है। दोस्तों क्या है, RX तथा NaI अभिक्रिया का क्या नाम है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इस अभिक्रिया का क्या नाम है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है ग्रिगनार्ड अभिक्रिया। दोस्तों दूसरा दिया गया है फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। तीसरा दिया गया है वुर्ट्ज अभिक्रिया। दोस्तों चौथा दिया गया है तीसरा दिया गया वुर्ज वुर्ज अभिक्रिया, और चौथा दिया गया वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो दोस्तों हमें क्या निकालना है इसका, कि RX तथा NaI की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उस अभिक्रिया का जो नाम है दोस्तों वो है फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो अड़ा है, दोस्तों क्या क्वेश्चन नंबर जो अड़ा है उसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा सेकंड, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। उस अभिक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रेंड्स कैनी जारो अभिक्रिया प्रदर्शित कीजिए। दोस्तों क्या कह रहा है कि
कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों कैनिजारो अभिक्रिया पहले क्या होती है? पहले तो दोस्तों हमें ये समझना है कि भाई कैनिजारो अभिक्रिया है क्या और दोस्तों ये किसे प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों देख लेते हैं कैनिजारो अभिक्रिया क्या है? तो फ्रेंड्स जो कैनिजारो अभिक्रिया है उसकी खोज कब हुई? दोस्तों उसकी खोज हुई 1851 में। दोस्तों कैनिजारो अभिक्रिया की खोज कब हुई? 1851 में। और खोजकर्ता दोस्तों कौन थे? स्टानिस्लॉ। दोस्तों कौन थे? स्टानिस्लॉ। दोस्तों नाम है उनका स्टानिस्लो कैनिजरो। दोस्तों कौन थे? स्टानिस्लो कैनिजरो ने क्या किया? इस अभिक्रिया की खोज की। दोस्तों वो कहाँ के थे? वो जिनेवा विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, यानी जिनेवा विश्वविद्यालय के वो छात्र थे। तो इस अभिक्रिया में दोस्तों क्या बेंजेल्डिहाइड नामक पदार्थ को अल्कोहल मुक्त क्षार की उपस्थिति में, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इस अभिक्रिया में बेंजेल्डिहाइड नामक पदार्थ को अल्कोहल युक्त क्षार की उपस्थिति में बेंजोइल अल्कोहल व बेंजोइक अम्ल में बदला जाता है। तो दोस्तों इसे वो क्या बोलते हैं? यानी बेंजेल्डिहाइड के लिए अभिक्रिया प्रदर्शित होती है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कहाँ पर बेंजेल्डिहाइड है। तो दोस्तों इसका थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर है। तो दोस्तों क्या बन जाएगा? ये बेंजेल्डिहाइड आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोस्तों क्या किया? पहले को जो क्वेश्चन दिए गए थे दोस्तों उसके ऑप्शन सारे सॉल्व कर लिए हैं। अब आइए देख लेते हैं जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया उसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है कि जल में यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6% है। विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है? मोल प्रभाज ज्ञात करना है। और यहाँ पर यूरिया का अणुभार दिया गया है। दोस्तों यूरिया का दोस्तों क्या दिया गया है? अणुभार दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं कि इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। दोस्तों तो यूरिया का अणुभार भी दिया गया है, तो आइए इसे समझते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले दोस्तों यूरिया का जो अणुभार है 60 दिया गया है, तो इसे हम दोस्तों लिखेंगे कि यानी विलयन का कुल द्रव्यमान क्या है। तो दोस्तों जो विलयन का कुल द्रव्यमान होता है उसे हम लोग 100 ग्राम के रूप में मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत दिया गया है, तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। दोस्तों प्रतिशत का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो प्रतिशत दिया गया है दोस्तों, तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। तो दोस्तों जो विलयन का कुल द्रव्यमान मानेंगे, तो दोस्तों विलयन का कुल द्रव्यमान जो होगा वो आ जाएगा 100। दोस्तों क्या आ जाएगा? 100 ग्राम के रूप में हम लोगों ने विलयन का द्रव्यमान मान लेंगे। उसके बाद दोस्तों जो यूरिया का दिया गया है, तो यूरिया का 6% विलेय है। दोस्तों क्या है? यूरिया का 6% विलेय है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जल क्या हुआ? तो दोस्तों जब जल का हम लोग विलायक निकालेंगे, तो दोस्तों जल का विलायक क्या हो जाएगा? यानी 100 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा 94। तो दोस्तों क्या बचेगा? यानी जल का जो विलायक हो जाएगा वो क्या बचेगा? 94 बचेगा। अब दोस्तों हमें जल का अणुभार देख लेना है। तो जल का अणुभार क्या होता है दोस्तों? तो उसको हम लोग लिखते हैं H2O से। क्या होता है दोस्तों? H2O। अब देख लेते हैं दोस्तों हाइड्रोजन के क्या होते हैं। दोस्तों हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दिए गए हैं तो 2 गुणे 1 और प्लस ऑक्सीजन के दोस्तों कितने होते हैं? 16 होते हैं, तो 16 आ जाएगा। तो दोस्तों 2 एकम 2, 2 एक दोस्तों क्या हो जाएगा? 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। दोस्तों क्या आ जाएगा? 18। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया मान? 18 आ गया निकल कर। अब देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस फार्मूले में रखते हैं। तो दोस्तों यूरिया में मोलों की संख्या जब ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों यूरिया में जब मोलों की संख्या हम लोग निकालेंगे तो क्या दिया गया है? यहाँ पर 6% दिया गया है, 60 उसके अणुभार दिए गए हैं। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे? यानी 6 तो ऊपर हो जाएगा और अपान में 60 हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसे कट करेंगे जब, तो 6 एकम 6 यानी 1/10 आ जाएगा दोस्तों। अब जब 1/10 को हम लोग दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.1। 0.1 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पर यूरिया में जो मोलों की संख्या है उस दोस्तों उस संख्या को तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला स्टेप दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से ये स्टेप दोस्तों सॉल्व होगा। आइए देखते हैं इसे। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं कि जो हमें यूरिया का मोल प्रभाज निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है दोस्तों? मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो दोस्तों मोल प्रभाज का फार्मूला देख लेते हैं कि मोल प्रभाज का फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों मोल प्रभाज का फार्मूला होता है स्मॉल एन अपान में स्मॉल एन और कैपिटल एन। तो दोस्तों ये जो फार्मूला है ये मोल प्रभाज का फार्मूला होता है। तो दोस्तों इसी फार्मूले में रखकर आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कीजिए। दोस्तों क्या पूछ रहा है? मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करना है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या दिया गया है दूसरा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग किस तरीके से परिभाषित करते हैं भाई, उसकी परिभाषा कैसे लिखते हैं। तो आप लोग बहुत ही केयरफुल तरीके से समझें और एकदम से अच्छे से ध्यान दें। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड होता क्या है। तो दोस्तों किसी धातु की छड़ को, दोस्तों क्या है? किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस तक, दोस्तों क्या है? किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर, दोस्तों कितना? किसी भी धातु की छड़ है उसको 25 डिग्री सेल्सियस पर एक मोलर धातु आयन, दोस्तों क्या? एक मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, दोस्तों क्या है? सांद्रता यानी धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो एक विभवांतर उत्पन्न होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और दोस्तों इसको काहे से प्रदर्शित करते हैं? इसको ई और इस तरीके से 0 से प्रदर्शित करते हैं।
अब दोस्तों देख लेते हैं इसकी और एक कंडीशन होती है दोस्तों, वो कंडीशन क्या होती है, यानी साम्यावस्था में जब अर्ध शेल होते हैं, हाफ शेल होके के जो इलेक्ट्रोड विभव होते हैं दोस्तों, उनके मानक विभव को क्या कहते हैं, यानी जब तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त हुई श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी के तरीके से दोस्तों क्या कहलाती है, यानी इलेक्ट्रोड विभव ही कहलाती है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि राउल्ट का नियम हमें समझाना है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि भाई राउल्ट का क्या नियम होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए समझ लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि राउल्ट का नियम बताइए। दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन कि राउल्ट का नियम बताइए। तो दोस्तों आइए लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, राउल्ट का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है राउल्ट का नियम। तो दोस्तों देख लेते हैं कि भाई राउल्ट का क्या नियम है, किस तरीके से दोनों दोस्तों राउल्ट ने जो है अपने फार्मूले दिए हैं। तो दोस्तों राउल्ट थे कहाँ के, ये पहले देख लेते हैं। राउल्ट दोस्तों क्या है, एक फ्रांसीसी रासायनिक शास्त्री है दोस्तों, क्या है, राउल्ट जो है वो फ्रांसीसी है दोस्तों, कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। तो दोस्तों राउल्ट जो है वो फ्रांसीसी रसायन शास्त्र केमिस्ट है दोस्तों। अब इन्होंने कब अपना नियम दिया था दोस्तों, तो इन्होंने दिया था 1887 में दोस्तों, कब दिया था, 1887 में। तो इस नियम के अनुसार किसी ताप पर, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इस नियम के अनुसार किसी ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए, किसी ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए, विलयन में विलयन के लिए विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस शुद्ध अवयव के वाष्प दाब और उसके मोल अंश अणु अंश के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोस्तों उसका मोल अंश देख लेते हैं और उसका अणु अंश देख लेते हैं, और देख लेते हैं किस तरीके का वो फार्मूला ड्राइव होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं फार्मूला किस तरीके का ड्राइव होगा। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है, लिख लेते हैं हम लोग, लिखकर समझेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया होगा P बराबर x, और यहाँ पर दोस्तों फिर से P। अब दोस्तों ये क्या है, ये है सॉल्यूशन दोस्तों, ये P क्या है, इसे सॉल्यूशन बोलते हैं, इसे क्या दोस्तों बोलते हैं, सॉल्यूशन। दोस्तों ये X है, इसे क्या बोलते हैं, इसे सॉल्वेंट बोलते हैं दोस्तों, ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, ये दोस्तों क्या है, सॉल्वेंट है। और ये जो साथ में P है ये भी सॉल्वेंट है। तो दोनों ये दोस्तों क्या है, ये दोनों सॉल्वेंट है। अब ये दोस्तों किसके लिए दिए गए हैं, यानी जो P है वो किसके लिए है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन के लिए है। X दोस्तों क्या है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट के लिए है। तो दोस्तों ये क्या है, ये है राउल्ट का नियम। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि राउल्ट ने दोस्तों किस तरह का नियम अपना बताया था, क्या उन्होंने अपनी थ्योरीज में कहा था। तो दोस्तों देख लेते हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, राउल्ट का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। किसी विलयन में विलायक का आंशिक दाब, दोस्तों क्या है, किसी विलयन में विलायक का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के गुणा के लिए, विलयन में उसके मोल अंश से गुणा के लिए एक शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के या बराबर बराबर होता है। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से दोस्तों इसका फार्मूला बनता है। यानी इसका मतलब यह है कि जब आप किसी तरल पदार्थ में कुछ मिलाते हैं, जैसे कि पानी में नमक, तो यह हिमांक को कम और क्वथनांक को तरल पदार्थ की तुलना में अधिक बनाता है। दोस्तों यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है भाई राउल्ट का नियम। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, राउल्ट का नियम, यानी 1887 में फ्रांसीसी रसायन शास्त्री फ्रांकोइस मैरी राउल्ट द्वारा प्रस्तावित किया गया यह नियम है। यह क्या है दोस्तों, यह तरल पदार्थों के एक आदर्श मिश्रण के प्रत्येक घटक का आंशिक दाब मिश्रण के उसके मोल अंश के गुणा के लिए शुद्ध घटक या तरल या ठोस के वाष्प दाब के बराबर होता है। तो दोस्तों ये नियम किसने दिया, ये नियम दिया है भाई राउल्ट साहब ने। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम दोस्तों क्या है, तो दोस्तों दूसरा नियम जो दिया गया है इंपॉर्टेंट, वो है कोल राउस का नियम। दोस्तों क्या दिया गया है, यानी कि कोल राउस का दोस्तों नियम दिया गया है कि कोल राउस का क्या नियम है। तो आइए समझ लेते हैं दोस्तों कोल राउस ने क्या बताया है। तो दोस्तों इन्होंने बताया है कि किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, दोस्तों किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए अनंत तनुता पर समतुल्य चालकता का मान अनंत तनुता पर उसके घटक आयनों, यानी कि धनायन या ऋण आयन, उसके दोस्तों घटक आयन क्या होते हैं, धनायन या ऋण आयन द्वारा दिए गए योगदान के योग के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में बताएं दोस्तों तो क्या है, यानी अनंत तनुता पर इलेक्ट्रोलाइट, दोस्तों क्या है, अनंत तनुता पर इलेक्ट्रोलाइट में आयनों की चालकता स्थिर होती है और सह आयनों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। दोस्तों यह नियम किसने दिया, ये नियम दिया है भाई कोल राउस ने। दोस्तों कोल राउस को कई नामों से जाना जाता है, कहीं कहीं पर कोहल रॉस भी कह देते हैं दोस्तों, क्या कह देते हैं, कोहल रॉस। तो फिर जो ये आप लोग परेशान होना हो कि कोहल राउस आ गया है या कोल राउस आ गया, दोस्तों वो एक ही चीज है, एक ही दोस्तों व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति ने इस तरह के नियम
तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कोलराउस का नियम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। यानी अनंत तनुकरण पर इलेक्ट्रोड की समतुल्य चालकता, दोस्तों क्या है, अनंत तनुकरण पर इलेक्ट्रोड की समतुल्य चालकता उसके आयनों की चालकता के योग के बराबर होती है। दोस्तों क्या है, यानी अनंत तरुणकरण पर इलेक्ट्रोलाइट की समतुल्य चालकता उसके आयनों की चालकता के योग के बराबर होती है। जैसे दोस्तों नमक के घोल में आयनों और धनायनों की चालकता का कुल योग नमक के पानी में घुलने पर घोल की चालकता पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये नियम हो गया क्या, कोलराउस का नियम। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं तीसरे क्वेश्चन में जो आते हैं, इन्हें कितने कितने नंबर के दोस्तों होते हैं, कैसे हल करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बनता है कि संक्रमण तत्व क्या है। दोस्तों क्वेश्चन क्या बनना है कि भाई संक्रमण तत्व जो है वो क्या है, यानी संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो आइए भाई हम लोग समझते हैं कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो दोस्तों इनके चुंबकीय एवं उत्प्रेरकी गुण भी समझाना है। दोस्तों क्या है, इनके चुंबकीय एवं उत्प्रेरकी गुण भी समझाना है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग संक्रमण तत्व देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स संक्रमण तत्व क्या है, यानी वे तत्व जिनके दो सबसे बाहरी, दोस्तों क्या है, वे तत्व जिनके दो सबसे बाहरी कोष अपूर्ण होते हैं। ये तत्व आंशिक रूप से अपने किसी भी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में या डी उपकोष में भरे होते हैं और उन्हें आमतौर पर डी ब्लॉक संक्रमण तत्व के रूप में भी जाना जाता है। यानी दोस्तों या तो ये कहा जाए कि संक्रमण तत्व, या तो दोस्तों कहा जाए कि डी ब्लॉक के तत्व। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इनका जस्टिफाई करते हैं। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन प्रारंभ करने से पहले एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। यानी दोस्तों क्या है, संक्रमण तत्व क्या है दिया गया है। दोस्तों क्या है, 3 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कितने का है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस वजह से इसे थोड़ा हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। दोस्तों क्या है संक्रमण तत्व में 2 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व क्या है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं संक्रमण तत्व क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोगों ने देखा है कि किसी तत्व द्वारा अपने परमाणु में से, दोस्तों क्या है, किसी तत्व द्वारा अपने परमाणु में से, दोस्तों क्या है, प्रत्येक तत्व का कोई ना कोई परमाणु होता है। दोस्तों उस परमाणु के कोई ना कोई नाभिक होता है। तो दोस्तों क्या है, प्रत्येक तत्व द्वारा अपने परमाणु में से एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन, दोस्तों क्या है, एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की क्षमता, दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की क्षमता उसका धात्विक गुण निर्भर करता है। सभी संक्रमण तत्व धातुएं होती हैं। दोस्तों संक्रमण तत्व में कौन आती हैं, धातुएं आती हैं। यानी सभी संक्रमण तत्व क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। क्योंकि इनकी बाह्यतम कक्षा में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि आसानी से त्यागे जा सकते हैं, क्योंकि इनकी आयनन ऊर्जा निम्न होती है। ये धात्विक प्रकृति के होते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं दूसरे जो संक्रमण तत्व होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, जिनकी परमाणु संख्या क्या है, 13 है, 21 है, 30 है, 39 है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं संक्रमण तत्व। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आइए देख लेते हैं वुर्ज फिटिंग अपक्रिया क्या होती है। दोस्तों क्या है, वुर्ज अपक्रिया क्या होती है, इसे किस तरीके से हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं वुर्ज फिटिंग जो अपक्रिया है वह क्या है। तो दोस्तों वुर्ज फिटिंग अपक्रिया क्या है, यानी क्लोरोबेंजीन की, दोस्तों क्या है, वोल्टस फिटिंग जो अभिक्रिया है, देख लेते हैं कौन सा है दोस्तों, यानी तीसरे का खा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है। ये दिया गया वोल्टस फिटिंग अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो दोस्तों क्लोरोबेंजीन की निर्जल ईथर से, दोस्तों क्या है, क्लोरोबेंजीन की निर्जल ईथर से सोडियम की अनुपस्थिति में मेथिल, दोस्तों क्या, सोडियम की अनुपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ, दोस्तों किसके साथ, मेथिल, लिख देते हैं यहाँ पर, मेथिल क्लोराइड के साथ, मेथिल क्लोराइड के साथ, तो क्या है, मेथिल क्लोराइड के साथ। आइए दोस्तों देख लेते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या है। क्लोरोबेंजीन के निर्जल ईथर में, दोस्तों क्या है, क्लोरोबेंजीन के निर्जल ईथर में सोडियम की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने पर, दोस्तों क्या है, मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने पर टालुईन बनता है। दोस्तों क्या बनता है, टालुईन बनता है। यह अभिक्रिया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों जिस अभिक्रिया में क्या बनकर तैयार होता है, उत्पाद क्या बनता है, टालुईन। तो दोस्तों ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। फिर दोस्तों देख लेते हैं इसमें और थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, वोल्टस अपक्रिया के बारे में। दोस्तों ये अपक्रिया कैसी है, यानी दो एल्काइल और, दोस्तों क्या है, दो एल्काइल हैलाइड, दोस्तों जो क्या होते हैं, हेलो एल्केन होते हैं। दोस्तों हैलाइड क्या होते हैं, हेलो एल्केन होते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ में मिलकर, दोस्तों किस तरह, सोडियम धातु के साथ मिलकर उच्च एल्केन बनाते हैं। दोस्तों सोडियम धातु के साथ मिलकर क्या करते हैं, उच्च एल्केन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे तांबा हो गया दोस्तों, तांबा, तांबा के लिए क्या होता है, Cu। फिर दोस्तों लोहा हो गया, लोहा के लिए दोस्तों क्या होता है, Fe, यानी कि फेरिक होता है। फिर दोस्तों क्या है, जस्ता होता है, जैसे कि Zn,
सिलिकॉन होता है दोस्तों जैसे कि SI। तो इस तरह से ये सब क्या दिए गए हैं दोस्तों, ये सब एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, आइए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है फिनॉल के विरचन की दो विधियां। दोस्तों क्या है, फिनॉल का जो है विरचन, दोस्तों विरचन है, उस विरचन की हमें क्या करना है, दो अभिक्रियाएं देनी है। तो आइए फ्रेंड्स समझ लेते हैं कि भाई फिनॉल जो है वो विरचन के रूप में किस तरीके से दो अभिक्रियाएं उत्पादित करता है। आइए समझ लेते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से दोनों अभिक्रियाएं संपन्न होंगी। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या कह रहा है दोस्तों, फिनाल का जो विरचन विधि है दोस्तों, उसकी पहली अभिक्रिया क्या है, आइए देख लेते हैं। दोनों अभिक्रियाओं के दोस्तों नाम हम लोग देखेंगे, उसके बाद में पूरा दोस्तों डिटेल तो यहाँ पर हो नहीं पाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं पहली क्या होती है दोस्तों, तो पहली होती है फिनॉल विरचन। दोस्तों क्या है, पहली जो विधि है फर्स्ट नंबर पर, उसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल विरचन। क्या दोस्तों बोलते हैं, फिनॉल विरचन के नाम से उसे हम लोग जानते हैं, फिनॉल विरचन। तो दोस्तों पहला तो हो गया पॉइंट। अब आइए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि दूसरी विधि दोस्तों कौन सी होती है। तो दूसरी होती है दोस्तों रीमर, क्या होती है, रीमर टाइमैन। दोस्तों क्या है, रीमर टाइमैन अभिक्रिया। दोस्तों क्या है, रीमर टाइमैन अभिक्रिया, अभिक्रिया इस तरीके से फ्रेंड्स। तो ये भी अभिक्रिया किस में आती है दोस्तों, क्या है, आइए देख लेते हैं। संक्रमण तत्व हो गया था फ्रेंड्स, यानी फिनाल के विरचन की ये दो विधियां हैं। इस तरीके से दोस्तों फिनाल के विरचन से हम लोग नए तत्वों को ज्ञात करते हैं। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन रहा है, कह रहा है कि यूरोट्रोपिन क्या है। दोस्तों क्या कह रहा है, यूरोट्रोपिन क्या है, इसके बनाने का रासायनिक, इसके बनाने की रासायनिक विधियां लिखिए दोस्तों, रासायनिक समीकरण भी बनाना होगा दोस्तों, देना होगा कि यूरोट्रोपिन क्या होते हैं दोस्तों। तो आइए समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या है यूरोट्रोपिन, दोस्तों क्या है, सी, इसका सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं, कैसे लिखते हैं, C6H12 और N4। दोस्तों ये जो है, ये क्या है, यह एक हेट्रोसाइक्लिक है। दोस्तों क्या है, यह एक हेट्रोसाइक्लिक कार्बनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक नाम हेक्सामाइन होता है। दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या होता है, हेक्सामाइन होता है। इसे मिथेनामाइन भी कहते हैं दोस्तों, इसे मिथेनामाइन भी कहते हैं। दोस्तों क्या नाम है इसका, हेक्सामाइन, यहाँ लिख लेते हैं हेक्सामाइन। तो ये दोस्तों इसका नाम है, इसका नाम क्या है, हेक्सामाइन है। इसे मेथेनामाइन या हेक्सामेथिल टेट्रामाइन या यूरोट्रोपिन भी कहा जाता है। और दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, यूरोट्रोपिन। तो दोस्तों समझ सकते हो कितने सारे नामों में उसने क्या किया, उलझा दिया हम लोगों को। तो हमें उसकी भाषा में, उसकी बातों में उलझना नहीं है, बल्कि हमें अपने हिसाब से, अपने दोस्तों क्या है, ज्ञान का प्रयोग करके, अपने दोस्तों मस्तिष्क का प्रयोग करके इन सभी क्वेश्चंस के क्या करना है, आंसर देना है। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई। तो फिर से पूछ रहा है कि संक्रमण तत्व क्या है दोस्तों, फिर से उसने क्या पूछा है, संक्रमण तत्व क्या है। तो दोस्तों आइए संक्रमण तत्व स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से देख लेते हैं कि दोस्तों हम लोगों ने यूरोट्रोपिन कैसे तैयार किया है। दोस्तों यूरोट्रोपिन को हम लोगों ने कैसे तैयार किया है, तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। यह फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया की संघनन प्रतिक्रिया द्वारा, दोस्तों क्या है, यह फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया की संघनन प्रतिक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। दोस्तों कौन सी प्रतिक्रिया होती है, संघनन प्रक्रिया। क्या होती है दोस्तों, संघनन प्रक्रिया के द्वारा यह तैयार किया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों देख लेते हैं, जब हम यूरोट्रोपिन के उपयोग को देखते हैं, क्योंकि दोस्तों मेथनामाइन का उपयोग आमतौर पर संक्रमण की पुनरावृत्ति के इलाज के लिए किया जाता है, और इसके लवण दोस्तों क्या है, इनका उपयोग मेंडेलिव लवण के रूप में पुराने सूत्रपथ के संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये सब क्या थे, ये थे यूरोट्रोपिन के बारे में। अब दोस्तों यूरोट्रोपिन तो हो चुका है, आइए देख लेते हैं दोस्तों। हम लोगों ने 3 क्वेश्चन जो है, तीसरे क्वेश्चन तक के सारे पेपर दोस्तों पेपर में जो दिए गए थे उनको सॉल्व कर लिया है। अब आइए देख लेते हैं कि चौथा क्वेश्चन किस तरीके का होता है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, देख लेते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा कि हम लोग ये तो पढ़ चुके हैं संक्रमण तत्वों के बारे में दोस्तों, उनके चुंबकीय और उत्प्रेरकी गुणों को हम लोगों को लिखना है। फिर दोस्तों पूछ रहा है क्वेश्चन की हेलो एरिनो की नाभिराकी, दोस्तों क्या है, नाभिरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अनुनाद प्रभाव को समझाना है। फिर दोस्तों उसके बाद में कह रहा है कि किण्वन किसे कहते हैं। दोस्तों क्या पूछ रहा है कि किण्वन किसे कहते हैं। दोस्तों ये जो है शब्द बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मजा आता है इस शब्द को सुनकर। तो ये दोस्तों आप लोगों को हम लोग जरूर बताएंगे, शॉर्टकट में बताएंगे। आप लोग हालांकि बहुत अच्छी तरीके से लॉन्ग कट तरीके से लिखेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन ही दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चन के आंसर जो है लॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों हम लोगों को
थोड़ा शॉर्टकट में समझना है, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस को दोस्तों कुछ समय में हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसके लिए तो बहुत सारा समय चाहिए। तो दोस्तों देख लेते हैं कि प्रथम यानी कि किण्वन किसे कहते हैं। तो दोस्तों किण्वन क्या है, यानी एक जैव रासायनिक अभिक्रिया, यानी किण्वन एक वह जैव रासायनिक अभिक्रिया है जो शर्करा के अणुओं को, दोस्तों क्या है, जो शर्करा के अणुओं को, जो शर्करा के अणुओं को जो शर्करा के अणुओं को सरल रूपों या सरल यौगिकों में तोड़ता है। दोस्तों क्या है, सरल रूपों या सरल यौगिकों में तोड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पादित होती है और ऐसे पदार्थ बनते हैं जो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। दोस्तों कैसे पदार्थ बनते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है किण्वन। अब दोस्तों दूसरे शब्दों में देख लेते हैं, दही, सिरका एवं अन्य रासायनिक पदार्थों के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। दोस्तों इसका उपयोग मिल गया हमें, किसका उपयोग मिल गया, किण्वन का उपयोग मिल गया दोस्तों। यानी क्या है दोस्तों, इसके उपयोग क्या है, दही, सिरका एवं अन्य रासायनिक पदार्थों के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है दोस्तों। फिर क्या है, किण्वन की खोज कब हुई, दोस्तों क्या है, किण्वन की खोज कब हुई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ ली थी। तो किण्वन की दोस्तों खोज कब हुई है, तो दोस्तों इसकी खोज हुई है 1797 में दोस्तों। कब हुई है, 1797 में किण्वन की खोज हुई है दोस्तों। खोजकर्ता कौन थे, क्रुइक कशेंक। दोस्तों क्या है, क्रुइक कशेंक, लिख लेते हैं यहाँ पर, क्रुइक, दोस्तों क्या है, क्रुइक, और दोस्तों उसके बाद में क्या है, कशेंक, क्रुइक शेंक। तो दोस्तों ये नाम था उस वैज्ञानिक का जिसने क्या किया था, किण्वन की खोज की थी। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि प्रथम कोड की अभिक्रिया क्या है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि प्रथम कोड की अभिक्रिया लिखिए। तो आइए दोस्तों लिख लेते हैं प्रथम कोड की अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो दोस्तों नंबर 1 यानी हैशटैग नंबर 1, पहले नंबर पर दोस्तों क्या है कि प्रथम कोड की अभिक्रिया 4 प्रकार की होती है दोस्तों। यानी प्रथम कोड की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होते हैं। दोस्तों क्या है, प्रथम कोड की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के इकाई होते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर देख लेते हैं, हैशटैग दूसरा पॉइंट। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है, यानी वर्ग 15 के तत्वों को, दोस्तों क्या है, वर्ग 15 के तत्वों को हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशील के क्रम में रखा जाता है। दोस्तों क्या है, वर्ग 15 के तत्वों को हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशील के रूप में क्रम के तत्वों में रखा जाता है। फिनाल को दोस्तों तीसरा नंबर देख लेते हैं, तीसरा पॉइंट। दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या है, फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है। दोस्तों फिनाल को किसके किससे प्राप्त करते हैं, नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करके प्राप्त करते हैं। फिर दोस्तों क्या है, रोजनमुंड अपचयन द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये शब्द आपने सुना होगा, रोजनमुंड अपचयन। दोस्तों क्या है, रोजनमुंड अपचयन। दोस्तों क्या है, रोजनमुंड अपचयन, ये अभिक्रिया दोस्तों होती है। अब आइए दोस्तों चार चार पॉइंट हमें लिखने थे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षणों को लिखना था दोस्तों। फिर क्या है, पेनिसिलिन है, फिर फ्लोरीन फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या होती है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसे शॉर्टकट तरीके से समझा है फ्रेंड्स। आप लोग इसको अच्छे से बनाकर लिखेंगे, बढ़ाकर लिखेंगे दोस्तों। देख लेते हैं कि इस अभिक्रिया में बाकी दोस्तों हम लोगों ने अभी इसके 4 पॉइंट पढ़ लिए थे। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम कोटि अभिक्रिया यानी प्रथम क्रम अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई सेकेंड के लिए होती है। दोस्तों क्या है, वेग स्थिरांक की इकाई सेकेंड के लिए होती है। इसका अर्थ यह है कि अभिक्रिया की दर के समय के साथ बातचीत करती है। दोस्तों अभिक्रिया की दर के समय के साथ क्या करती है, बातचीत होती है इसकी, तभी दोस्तों इसमें क्या है, समय का हमें ज्ञान होता है। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया दोस्तों क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया वे होती हैं जिनमें अभिक्रिया की दर केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। दोस्तों क्या है, केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। प्रथम कोट अभिक्रिया प्रथम क्रम प्रतिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई सेकेंड के लिए होती है। इसका अर्थ यह है कि यह अभिक्रिया की दर के साथ समय से बातचीत करता है। दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने क्या समझ लिया है, दोस्तों हम लोग समझ चुके हैं प्रथम कोट के 4 नियम। तो दोस्तों प्रथम कोट की अभिक्रिया के 4 पॉइंटों को हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा दोस्तों। तो क्या दिया गया है देख लेते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ल्यूकास परीक्षण क्या है। दोस्तों क्या पूछ रहा है कि ल्यूकास परीक्षण क्या है। तो आइए फ्रेंड्स ल्यूकास परीक्षण से पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने स्किप किए हैं उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप लोग उनको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से समझें। या दोस्तों आप लोग क्या करें, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों हम लोग कहाँ पे थे, आइए यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पर थे, प्रथम कोड की अभिक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षण पढ़ चुके थे दोस्तों। उसके बाद में यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग इनके स्क्रीनशॉट लेते चले जाएंगे। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आइए देख लेते हैं। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, फिर दोस्तों इसका ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, फिर यहाँ से ले लेते हैं फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट इसका।
1 2 3 टेक एन स्क्रीनशॉट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब दोस्तों हमें देखना क्या है, हमें देखना दोस्तों ल्यूकास परीक्षण क्या है। दोस्तों हमें क्या पढ़ना है, ल्यूकास परीक्षण क्या है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों ल्यूकास परीक्षण क्या है, उसके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों ल्यूकास विलियन में जिंक क्लोराइड, दोस्तों क्या है, ल्यूकास विलियन जो है उसमें जिंक क्लोराइड यानी ZnCl, दोस्तों क्या है, जिंक क्लोराइड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोस्तों क्या है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है दोस्तों, प्लस HCl, यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यह अभिकर्मक प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों के साथ विभिन्न दरों से अभिक्रिया करता है। दोस्तों क्या करता है, ये एल्कोहलों के साथ दोस्तों क्या करता है, विभिन्न दलों से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तृतीयक एल्कोहल लगभग तात्क्षणिक रूप से, दोस्तों क्या है, तृतीयक एल्कोहल लगभग तात्क्षणिक रूप से, द्वितीयक एल्कोहल लगभग 1 से 5 मिनट में और प्राथमिक एल्कोहल बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। तो दोस्तों ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ल्यूकास परीक्षण पढ़ रहे हैं। दोस्तों फिर से एक देख लेते हैं, दूसरे शब्दों में देख लेते हैं। दोस्तों अब हम लोग इसे आम बोलचाल भाषा में कैसे समझते हैं दोस्तों, यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बिना दोस्तों जल के यानी निर्जल जिंक क्लोराइड के घोल का विलयन, दोस्तों क्या है, निर्जल जिंक क्लोराइड के घोल का उपयोग प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों को विभेदित करने और उनको वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। इसे ही ल्यूकास परीक्षण कहते हैं। तो दोस्तों ये हम लोगों ने सीख लिया ल्यूकास परीक्षण किस तरीके से किया जाता है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो दोस्तों अब यहाँ से दिया गया है, लिखना है हमको दोस्तों क्या, कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि बताइए तथा इसमें होने वाले अभिक्रिया का समीकरण देना है। दोस्तों आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, प्रथम कोट की अभिक्रिया के साथ साथ दोस्तों क्या है पूछ रहा है, कह रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, दोस्तों क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि नामांकित चित्र देते हुए इसमें होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग 3+2 लिखा है, क्या लो दोस्तों लिखा है 3+2। इसका मतलब क्या दोस्तों, कि यदि आप लोग इस अभिक्रिया को करते हैं और आपका आधी अभिक्रिया आपकी सही हो जाती है तो आपको 3 अंक दिए जाएंगे। दोस्तों ये जो अभिक्रिया यानी ये जो दोस्तों नियम है, ये NEP 2020 का ही नियम है कि यदि आप लोग किसी क्वेश्चन को आधा करके चले जाते हैं तो उस क्वेश्चन के आधे अंक आप लोगों को दिए जाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं कि आप लोगों ने यदि आधा क्वेश्चन किया है तो आप लोगों को कोई अंक प्रदान ना किया जाए और वो भी क्या किया जाए, कट कर दिया जाए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, उन अंकों को हम लोग कभी कट नहीं कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने आज के वायरल पेपर का दोस्तों हम लोगों ने सोल्यूशन कर लिया है। वायरल पेपर दोस्तों था उसका हम लोगों ने विश्लेषण कर लिया है। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को शेयर अवश्य करें। और फ्रेंड्स जो आप लोगों के साथ में इंटर की परीक्षा इस बार दे रहे हो, केमिस्ट्री का दोस्तों पेपर है 8 तारीख को आप लोगों का। तो दोस्तों ये जो मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन दोस्तों इस मॉडल पेपर को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करें। और दोस्तों यदि आप लोगों को पढ़ाई अच्छी लगी हो तो इस मॉडल पेपर को फ्रेंड्स आप लोग शेयर भी करें अपने अपने दोस्तों के साथ में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। जय हिंद।